नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर। पीछे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें और स्क्रीनशॉट्स लगे हैं। पहली तस्वीर है जब अलास्का के अंदर पुतिन का जोरदार स्वागत करता है एक अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप और बोलता है यार ये युद्ध रोकते हैं क्योंकि हमें तो दोस्ती करनी है। फिर फटाफट उसी के बाद अबू धाबी के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में फेस टू फेस टॉक्स होती है युद्ध रोकने के लिए। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए, पुतिन की डिमांड्स जानने के लिए वो इस बार विटकॉफ के साथ अपने दामाद को भी भेजते हैं, कुशनर को, कि जाइए मिलकर आइए। और जेलेंस्की भी बार बार कह रहा है मैं तो तैयार हूं, मुझे तो शांति चाहिए। शांति चाहिए जो पहले कह रहा था कि रशिया के साथ मैं कभी बातचीत नहीं करूंगा, रशिया को मैं जब तक हरा नहीं देता, एक एक रशियन सोल्जर में निकाल नहीं देता, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और सबसे हास्यास्पद आयरनिकल बात यह है कि भैया मेलोनी और मैक्रो, इटली और फ्रांस के सबसे बड़े जो नेता है, वो कह रहे हैं कि अब तो हमें रशिया से बात करना जरूरी हो गया। अरे ऐसा क्या हुआ जिसे तुम दानव दैत्य बोलते थे, जिसके खिलाफ तुमने अपने हाथों में हथकड़ी, जिसके खिलाफ तुम हाथों में हथकड़ी डालना चाहते थे, आईसीसी वारंट उसके खिलाफ लगा दिया, और आज वो तुम्हें बड़ा प्यारा लग रहा है कि युद्ध रोकना जरूरी है। उसके पीछे कारण यह है क्योंकि पुतिन को पता है उनका समय आ चुका और जेलेंस्की इस समय बेबसी के अंदर है। उस बेबसी, उस हेल्पलेसनेस, उस होपलेसनेस का कारण सिर्फ एक ही आदमी है, पुतिन नहीं बल्कि ट्रंप। ट्रंप जैसे ही आता है वो साफ कहता है ये फालतू फोकट का पूरा धन, सारा पैसा, सारे हथियार मैंने यूक्रेन को लुटा दिए और बदले में क्या मिला? रशिया से दुश्मनी। अरे वो रशिया जो सीधा चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, क्या मैं रशिया और चाइना से एक साथ लड़ लूंगा? आंसर बिल्कुल नहीं। रशिया से दोस्ती करनी है, मेरे धंधे हैं इतने सारे, उसके पास मिनरल्स है, एनर्जी है, साथ मिलकर काम करेंगे ना। तो इसलिए यूरोपियंस को साफ तौर पर बिठाकर उनकी क्लास लगा दी गई और बोला कि बेटा एक चीज समझ लो, नेटो सिर्फ फोकट का पैसा लेने के लिए नहीं है। समय आ चुका है कि यूरोप खुद यूक्रेन की सुरक्षा करे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पूरा अनाथ कर दिया है। $1 की भी, मैं रिपीट करता हूं, $1 की भी एक्स्ट्रा सहायता किसने नहीं दी यूक्रेन को? यूएसए ने। जब से ट्रंप सत्ता के अंदर आया कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ फोकट रखा गया। पहले इतना दिया, अब तुम पूरा पैसा लाओ, पैसा रखोगे तो ही तुम्हें एयर डिफेंसेस मिलूंगा। और जेलेंस्की को वो भी नहीं मिल पा रहे क्योंकि सारी की सारी जो डिमांड है, जो चिंताएं है, वो कहां कंसंट्रेटेड है? दो जगह इस समय। पहला, ईरान और इजराइल के बीच में जो गहमा गहमी बढ़ रही है, जिसमें यूएस भी है, वहां पर कंसंट्रेटेड है। दबाकर पेट्रियट और थर्ड मिसाइल्स उस थिएटर में लेके जा रहे हैं। दूसरी सबसे ज्यादा जरूरत है ताइवान के लिए। शी जिनपिंग को अगर रोकना है आपको कब्जे से, तो आपको चाहिए होंगे सारे डिफेंसेस, और इंडो पैसिफिक के अंदर सबसे जरूरी है ये डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन्स, इसलिए यूक्रेन को देना अब बंद हो गया है। साथ में ये तस्वीर और जरूरी चीज बताती है कि कितने ज्यादा डिसअपॉइंटेड है ट्रंप। तो समझ में आता है कि चलो ये इंसान किसी को गाली देता है तो उसे गले लगा देता है, लेकिन जरूरी इंसान जेडी वांस है। अगले होने वाले राष्ट्रपति होंगे, इनका 2 टर्म का लिमिट खत्म हो चुका है, इनका शुरू होगा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, रिपब्लिकन पार्टी के कोर का सबसे प्रमुख चेहरा है। और ये दिल से जेलेंस्की से नफरत करता है क्योंकि इसको लगता है कि तुम्हारी भूख तो कभी मिटती ही नहीं है, तुम्हारे चक्कर में तुम अमेरिका का नुकसान करा रहे हो और तुम थैंकलेस हो, थैंक यू भी नहीं बोलते। अगर आपको लगता है ये बात पुरानी हो गई है तो भूल जाइए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की नई रिपोर्ट आई है जिसमें साफ कहा गया है केवल तुम्हें जून तक का समय दिया गया है जेलेंस्की, रशिया से सीधे डील कर लो, वरना मैं सीधे तौर पर रशिया से दोस्ती कर लूंगा। मुझे मेरे इंटरेस्ट देखने, मुझे चाइना को हराना है, मुझे चाहिए पैसा, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, रशिया लाके देगा, ना कि तुम। इसीलिए बहुत जरूरी हो गया है ये आज का सेशन कि पुतिन आखिरकार चाह क्या रहा है। क्योंकि पुतिन बोल रहे हैं बार बार, देखो मैं तो तैयार हूं युद्ध रोकने के लिए, मैं तो गारंटी भी दूंगा कि फ्यूचर में कभी भी यूक्रेन पर कोई अटैक ना हो, ना कभी यूरोप पर होगा, बस मेरी कुछ शर्तें हैं, यूक्रेन ये तैयार है, इस पर दस्तखत कर दो। और अगर आपको लगता है
कि पुतिन ने ये बोला है कि सामने तुम बैठोगे ज़ेलेंस्की और तुम्हारे सामने मैं, बराबरी का समझौता होगा तो भूल जाइए। दिखने में ये सुनने में नेगोशिएशन है लेकिन बराबरी की नहीं, क्योंकि पुतिन ने पहले ही अपनी पूरी लिस्ट बना रखी है। इन चीजों पर अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टांस है, मतलब दस्तखत तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए ये नेगोशिएशन नहीं, असलियत के अंदर ये क्या है, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट है जो किसको दिया जा रहा है, ज़ेलेंस्की को, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता है कि युद्ध शुरू होने पर जो प्यार था, जो प्रेम था, जो रशिया के खिलाफ गुस्सा था लोगों के अंदर, सरकारों के अंदर, वो जा चुका है। प्रायोरिटीज अपनी इकोनॉमी को लेकर आ रही है, अपने लोगों को लेकर आ रही है। यूरोप के किसान सड़कों पर है, स्लोवाकिया, हंगरी जैसे देश कह रहे हैं कि तुम तो बर्बाद करके छोड़ोगे यूरोप को, अब तुम्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। इसी चक्कर के अंदर ये डिमांड्स ज़ेलेंस्की के लिए करो या मरो वाली स्थिति हो जाती है। और देखिएगा आगे, सबसे पहली और सबसे खूंखार डिमांड जिस पर ज़ेलेंस्की कहता है मैं अग्री नहीं कर सकता, वो टेरिटरी की है, क्योंकि इस मैप पर दिख रहा है आपको वो हिस्सा जो रशिया ने पूरी तरीके से कब्जा रखा है। ये कुल मिला के यूक्रेन की 20% टेरिटरी है जो अभी किसके कंट्रोल में है, पुतिन के कंट्रोल के अंदर। ध्यान से देखिए, नीचे वाला हिस्सा क्राइमिया का है, 2014 में इन्होंने पूरा कब्जा लिया था। अब धीरे धीरे 2022 के बाद ये हिस्सा भी कब्जे के अंदर आ गया। ज़ेलेंस्की कहता है कि देखो मैं दे ही नहीं सकता, मैंने तो मेरे संविधान में एक चेंज कर दिया कि यूक्रेन कभी भी कोई टेरिटरी किसी को दे नहीं सकता। ज़ेलेंस्की कहता है मुझे क्या मतलब। पुतिन बेसिकली ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि मुझे क्या मतलब, चेंज करना है तो कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिरकार तुम्हारे चेंज करने से नहीं फर्क पड़ेगा, ये पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि ये हिस्से किसके हैं, मेरे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है यूएस और यूरोप को, उनको स्वीकारना पड़ेगा ये हिस्से मेरे हैं। वरना आज तक इन्होंने तो क्राइमिया को भी मेरा हिस्सा नहीं माना। मतलब जब पूरी दुनिया ये ठप्पा लगाएगी कि हिस्से मेरे हैं, तब जाके असलियत में शांति होगी। वरना तुम तो धोखेबाज हो, दगाबाज हो। ट्रंप के जाते ही कोई बाइडेन जैसा आदमी आ गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, पुतिन ने कहा है मुझे ये हिस्सा चाहिए। ये हिस्सा है डॉनबास का। यहां पर मेजॉरिटी कौन रहते हैं, रशियन बोलने वाले लोग, जिनका इंक्लिनेशन, झुकाव रशिया की तरफ है। और पुतिन वो हिस्से मांग रहा है जो ज़ेलेंस्की कह रहा है ये हिस्से तो तुमने अभी तक कब्जाए भी नहीं। मतलब जहां तुम्हारे सैनिकों ने कदम ही नहीं रखा, तुम तो वो हिस्सा भी मांग रहे हो। मैं तो शुरू होने से पहले ही मर जाऊंगा ऐसे तो। क्या मुझे देश में कोई सत्ता में रखना चाहेगा? मेरे खिलाफ तो मेरे सैनिक ही विद्रोह कर देंगे, क्योंकि यूक्रेन ने इसको लेकर बहुत बड़ी तैयारियां कर रखी है। ये जो 3 शहर है आपको दिख रहे, स्लोवियांस्क, क्रामातोर्स्क और कोत्सियाना, ये पूरे इस हिस्से के अंदर आते हैं, डॉनबास के अंदर, जिसे कहा जाता है फोर्ट्रेस बेल्ट। फोर्ट्रेस बेल्ट का मतलब है बेटा किले नुमा दीवार बना रखी है। ऐसे दीवार जहां पर रशियंस को पहुंचने में कई साल लग सकते हैं और हजारों सोल्जर्स की वहां पर शहीद वाली गाथाएं लिखी जा सकती है। बहुत ज्यादा खूंखार इतिहास है इसका पूरा। क्यों? क्योंकि आज से नहीं 10 साल से तैयारी है। ये जो चीज दिख रही है आपको ट्रायंगल जैसे, इनको कहा जाता है ड्रैगन टीथ। ये किसके लिए बनाए जाते हैं? टैंक्स को रोकने के लिए। अगर ड्रैगन टीथ लगा दिए तो ना तो कोई टैंक, ना इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स वो इसे पार ही नहीं कर सकते। बाव्ड कटीली तारे हैं, इसके अलावा इन्होंने यहां पर माइंस भी बिछाई है। और फिर हमेशा से ड्रोन्स का खतरा तो ऊपर रहेगा। क्यों? खुले मैदान है, यहां पर पेड़ है ही नहीं, तो दूर से ही अगर रशियंस आ रहे होंगे तो उन पर आसानी से चुटकियों में हमला हो सकता है। साथ में सबसे बड़ा डेंजर यहां पर ट्रेंचेस का है। बहुत लंबे समय से तैयारी कर रखी है, इसलिए पुतिन कह रहा है ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसी कोई डील नहीं है जहां पर आप यूक्रेन को कमजोर करे बिना शांति का समझौता करना चाहोगे। क्योंकि इसलिए पुतिन ने कहा कि भैया मुझे चाहिए डीमिलिटराइजेशन। ये जो पूरा देश है, जो इतना ज्यादा इसने मेरे खिलाफ जो संसाधन, जो हथियार इकट्ठे कर रखे हैं, उनको कम कराओ। सबसे पहले बोला हार्डवेयर पर लिमिट्स लगेगी। जो तुम्हारे पास टैंक्स है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स है, बिल्कुल न्यूनतम मिनिमम रहेंगे। दूसरा है ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स की जो तुम मिसाइल्स बना रहे हो, जो यूएस से ले रहे हो, जो साथ में तुम फ्लेमिंगो मिसाइल खुद की बना रहे हो या फिर यूक्रेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल ले रहे हो, ये पूरी तरीके से बैन रहेगी। फ्यूचर में तुम कभी भी खतरा नहीं बनना चाह रहे। और तीसरा है तुम्हारी आर्मी के ऊपर पूरी कैप रहनी चाहिए, एक लिमिट रहनी चाहिए। अभी क्या संख्या है इस आर्मी की? अभी संख्या है 8 लाख की। पुतिन कहता है
रिपोर्ट्स के अनुसार 80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ी ना तुम पर अगली बार हमला कर रहा हूं, न्यूनतम तो इतनी रखोगे। इतनी बड़ी सेना का मतलब यह है कि तुम तो सच में रशिया पर फिर से हमला करने की कोशिश करोगे, और मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि ये जो ड्रोन्स है इसको रेवोल्यूशनाइज ही किसने करा है? यूक्रेन ने। ये जो पूरे के पूरे डिफेंसेस है इसके खिलाफ, वो भी कौन बना रहा है? यूक्रेन। साथ में वो क्रूज मिसाइल जब बनाने लग गया है, फ्लेमिंगो मिसाइल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इससे लगातार रशिया के खिलाफ खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तो रशिया फ्यूचर की डील के अंदर अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना चाहता है। कारण क्या है? यूक्रेन रशिया के लिए एक सांप की तरह है। अगर सांप से जहर निकाल दो और उसके दांत तोड़ दो तो ही फायदा रहता है। तो पुतिन की स्ट्रैटेजी भी यही है कि मैं इस तरीके से इसको बेहद कमजोर कर दूं। और जेलेंस्की को एक ही डर है, ये जो तनाव है चेहरे पर, उसको ऐसा है कि मेरी आर्मी फ्यूचर में ऐसी दिखेगी, सिक्योरिटी गार्ड की तरह, हाथ में होगा सिर्फ डंडा, और फिर कहोगे रशिया को तुम रोक लो। क्योंकि क्या गारंटी है कि रशिया कभी जीवन में अटैक नहीं करेगा? उसके अनुसार है मिन्स्क अकॉर्ड आपने बार बार साइन करे थे। इन्होंने ब्लेम लगाते हैं कि रशिया ने तोड़े, हम पर हमले हुए, तो हम आत्मसमर्पण क्यों करें रशिया के सामने? ये कैसे पीस ट्रीटी? और पुतिन ने साफ कह दिया, ये जो नेटो है ना, इस पूरी की पूरी जो जड़ है, ये रूट कॉज है, तुम इसका नाम लेना भी बंद कर दो। परमानेंट न्यूट्रलिटी तुम घोषित कर दो अपने संविधान के अंदर। नेटो का जो ख्वाब है वो पूरी तरीके से छोड़ दो। और हाँ, अगर ये सपने आ रहे हैं कि मैं इजराइल की तरह बन जाऊंगा, जैसे यूएस इजराइल को सपोर्ट करता है, वैसे यूरोपियन यूनियन जेलेंस्की यूक्रेन की सरकार को सपोर्ट करेगा, खूब पैसा देगा, खूब हथियार देगा, ये मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मैं तुम्हें पूरा जिंदा छोड़ दूं ताकि तुम अपनी ताकत इकट्ठी करके मुझ पर वापस से हमला करो। ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। और पुतिन ने कहा है कि नेटो ही है ये जो पूरे के पूरे जो तुम्हारे शहरों का ये हाल हुआ है, बर्बादी हुई है इसी के चक्कर के अंदर। तुम इसके कहने में आ गए, और आज नेटो में एक भी देश नहीं है, यहां तक कि जर्मनी, फ्रांस तक मना करते हैं। यूएस तो बिल्कुल ही खराब है इसके खिलाफ है कि कभी भी यूक्रेन को हम एंट्री देंगे ही नहीं नेटो के अंदर। तो किस नेटो के लिए तुम लड़ रहे थे? नेटो ने तो तुम्हारा यूज करा, तुम्हारे देश को बर्बादी में छोड़ दिया। सीधे तौर पर अगर तुम मेरे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मान लेते, अगर टेबल पर बैठकर चर्चा कर लेते, तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। इसलिए पुतिन ने साफ कह रखा है अपनी डिमांड्स को लेकर कि मैं एक बफर स्टेट चाहता हूं। बफर स्टेट का मतलब है कि दो शक्तिशाली देश के बीच में एक छोटी सी कमजोर टेरिटरी। उदाहरण के लिए कि जैसे भूटान है ना, कि एक तरफ तो है चाइना और एक तरफ है इंडिया। मैं भी तुम्हें यही करना चाह रहा हूं। और भूटान पर ज्यादातर इन्फ्लुएंस प्रभाव किसका है? इंडिया का है, चाइना का नहीं है। वैसे ही फ्यूचर में तुम आजाद भी रहोगे पीस होने के बाद, तो भी प्रभाव किसका रहेगा इस पूरे पे? रशिया का। यहां पर ये जो नेटो और यूरोपियन यूनियन है, इनको बाहर निकाल दो, सपना ही छोड़ दो। इसके अलावा साफ कहा गया है, नेटो को लेकर स्ट्रिक्ट कंडीशंस कही गई है कि जीवन में कभी भी यहां पर नेटो बेसिस नहीं बन सकते। और ये जो फर्जी चीज है कि फॉरेन ट्रेनर्स यानी नेटो की आर्मी आएगी, यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस यूक्रेन की सेना को सशक्त करने के लिए ट्रेनिंग देगी, वो टैक्टिक्स और वो ट्रेनिंग पूरी तरीके से बैंड है। हम किसी भी हालत में तुम्हें वापस जिंदा नहीं करना चाहते। साथ में जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जो आप पूरे के पूरे रशिया के खिलाफ उनको टारगेट्स दे रहे हो अपनी सैटेलाइट्स का यूज करके, अपने ड्रोन्स, अपने MQ-4, अपने पोसाइडन एयरक्राफ्ट का यूज करके, वो भी पूरी तरीके से बैन रहेगा। और ये मिसाइल डिफेंसेस जो तुमने ले रखे हैं, चाहे वो पेट्रियट हो या फिर आपके नेसाम्स एयरक्राफ्ट हो, नेसाम्स हो या फिर कोई और एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हो, ये भी पूरी तरीके से बैन रहेंगे। बिकॉज जब शांति हो रही है तो तुम्हें इतने ऑफेंसिव वेपन्स की जरूरत ही क्या है, पुतिन का यह मानना है। और साथ में न्यूक्लियर हॉस्टेज भी यहां पर रखा जाएगा। कैसे? ज़ैपोरोजिया करके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है जो न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे बड़ा यूरोप का प्लांट है, उस पर पूरी तरीके से पुतिन ने कहा मेरे पास रहेगा। इसका मतलब है कि यूक्रेन की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जीवन भर वो किस पर डिपेंडेंट रहेगा? क्लीन स्टेबल एनर्जी सप्लाईज के लिए वो रहेगा रशिया के ऊपर, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। साथ में यूरोप को भी खतरा है कि न्यूक्लियर वाली चीज को वो एक लेवरेज बनाकर यूरोप को ही परेशान कर सकते हैं। ये इनके लिए चिंता की बात है। और यहां पर पुतिन ने एक और जरूरी
मुद्दा उठाया है कि यूक्रेन इतना ज्यादा रशिया से नफरत करता है कि वो क्या हो गया, रूसोफोब हो गया। रूसोफोब का मतलब कि जहां पर भी उसे रशिया का कुछ भी अंश दिखा, उसकी आइडेंटिटी, उसकी कल्चर, उसकी भाषा, उसने उसको पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश करी। तो ये जो तुम सपना देख रहे हो ना कि देश एक हो और एक ही भाषा है, ये हटा दो। रशियन लैंग्वेज को भी, जब इतनी बड़ी आबादी रशियन बोलती है तो उसको भी समान रूप से तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी। और पुतिन ने हद तो तब पार कर दी, पुतिन के अनुसार, कि जब उसने रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर ही हमला बोला, जिसकी एक ब्रांच यूक्रेन के अंदर भी है। मतलब धर्म के लोगों को भी सिर्फ ये इसलिए बंद करा दिए गए क्योंकि इन्हें बताया कि तुम रशिया के एजेंट हो। क्योंकि पुतिन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़ा हुआ है, तो तुम भी किसके लिए काम कर रहे हो? रशिया के लिए। तो पुतिन ने बोला, धर्म के लोगों पर भी तुम रूसोफोब हटाकर उन्हें पूरी तरीके से कुचलने का प्रयास कर रहे हो, जो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बड़ा खतरे वाली चीज है। इसके अलावा पुतिन ने मांगी है टोटल इम्यूनिटी। वो पीस डील ही कैसी, जो मुझ पर से आईसीसी वारंट नहीं हटाए। साथ में याद रखिएगा, जीवन में कोई भी रशियन सोल्जर या जनरल, इनके ऊपर कभी भी कोई वॉर क्राइम्स का ट्रायल नहीं चलेगा। और ये फर्जी बातें मत करना कि तुम्हारे शहर बर्बाद हो गए क्योंकि रशिया ने मिसाइल मारी थी, तो अब तुम कहोगे लाओ भैया पैसे लाओ, मैं तुमसे पैसे लूंगा। मतलब जीवन में कभी रिपरेशंस नहीं मिलेंगे, ना तुम हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करके कोई भी चीज खोलोगे। क्योंकि आखिरकार जो हुआ सो हुआ, तुमने मारा, हमने तुमको ज्यादा मारा, तो दोनों बराबर। और पुतिन का यह भी कहना है कि आखिरकार वो डील ही क्या, जिसमें तुमने जो मेरे पैसे चुराए हैं वो पैसे तुम मुझे वापस नहीं दोगे। सबसे बड़ा चोर ही कौन है? यूरोपियन यूनियन। सबसे ज्यादा पैसा कहां रखा गया है? इनके बैंकों के अंदर। वो तुम्हें लौटाने होंगे। लेकिन पुतिन स्पाई मास्टर है, बोला इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे सबसे जरूरी है कि वापस जो तुम्हारी दोस्ती लानी पड़ेगी। दोस्ती सिर्फ मुस्कुराहटों से नहीं, एक दूसरे के साथ टॉप लेवल मीटिंग से नहीं, बल्कि व्यापार से होनी चाहिए। जितनी भी तुम हमसे एनर्जी खरीदते थे, जो हमारा मेजर सोर्स था किसका? पैसे का, वो तुम्हें अब वापस रिज्यूम करनी होगी। मतलब रशियन कोल, एनर्जी, साथ में नेचुरल गैस, ये लगातार फ्लो करेगी कहां पर? यूरोप के अंदर। जर्मनी की अर्थव्यवस्था इसलिए चरमरा गई क्योंकि रातों रात उन्हें सस्ती रिलायबल रशियन गैस को छोड़ना पड़ गया और यूएस से लेना पड़ गया, जहां पर उनको लंबे लंबे बिल्स चिपका दिए गए। तो दोस्ती करनी पड़ेगी पूरे, क्योंकि अगर पीस हो रहा है तो पूरा होगा। क्योंकि पुतिन का एम ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये युद्ध रोक के यूक्रेन को एक सांस नहीं देना चाह रहा हूं। 4 साल मेरा इतना खून, इतना पैसा, इतना ज्यादा जो ऑपोजिशन मैंने सहा है, क्या सिर्फ इसलिए सहा है कि यूक्रेन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? मैं लड़ रहा हूं अपने 400 साल आगे के लिए। मैं लड़ रहा हूं आगे वाली पीढ़ियों के लिए कि मुझे ये पूरा यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर चेंज करना है। अभी यूरोपियन सिक्योरिटी ऑर्डर सिर्फ एक चलाता था, नेटो, और नेटो ने दुश्मन मान रखा था किसको? रशिया को। पुतिन ने कहा है कि अब मुझे एक ही चीज चाहिए कि रशिया वापस टेबल पर आए। यूरोप का कोई भी फैसला हो, उसमें रशिया का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। यूक्रेन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि पुतिन को अच्छी तरीके से पता है कि इस टाइम यूक्रेन बेबसी वाली हालत के अंदर है। क्रेमलिन कह रहा है कि मैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग हूं, मेरा यही स्टैंस है। तुम युद्ध रुकवाना चाहते हो ना, तुम्हारी हालत टाइट है, मैं तो और ज्यादा आगे लड़ लूंगा। क्या तुम्हारे पास यूक्रेन इतना पैसा है? क्या तुम्हारे पास इतने हथियार है? मेरी पूरी इकोनॉमी वॉर इकोनॉमी है। ये पेन मैं सह सकता हूं, तुमसे लड़ सकता हूं। अट्रिशन वॉरफेयर का मैं बादशाह हूं। और चाहे वो नेपोलियन हो या फिर हिटलर, सबने सोचा कि घुटनों पर ला देंगे। यहां पर पूरा नेटो एक साथ रशिया के खिलाफ लड़ गया, हर मोर्चे पर घेराबंदी करी, सैंक्शन से लेकर पुतिन के खिलाफ पर्सनल हर चीज, गिरफ्तारी, क्या क्या नहीं करा, कौन से हथियार नहीं बेचे, क्या इंटेलिजेंस नहीं दी, सब कुछ फेल हो गया। क्यों? क्योंकि रशिया का पूरी किस्मत ही ऐसी है कि वो दुनिया ही नहीं रह सकती। पुतिन का कहना था बड़ा स्टेटमेंट कि जहां पर रशिया को आप हटा ही दो। तो ये साफ तौर पर है कि जो रूट कॉजेज है जिसकी वजह से लड़ाई हुई है, मुझे तो वो सॉल्व कराना है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है ये सीज फायर करके कि थोड़े बहुत में तुम्हें शांति दे दूं, बिल्कुल नहीं। प्रेशर तुम पर हर दिन लगातार बढ़ते जाएगा और यहीं पर ज़ेलेंस्की फंस चुका है। सोल्जर अपने हाथ में एक झंडा लिए हुए है यूक्रेन का, लेकिन सामने उसके सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है, डिस्ट्रक्शन है। तो क्या लगता है आपको, इसमें आखिर जीत किसकी हुई? कमेंट करिएगा और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू।